बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें शौक़ हुआ है शौक़ को जानने का, और शौक़ को जानते हुए आपको शौक़ लगेगा कि असल चीज़ है ये सेलुलर हाइपोक्सिया। जो भी चीज़ सेलुलर हाइपोक्सिया कराए उसे शौक़ कहते हैं। और शौक़ कैसे होता है कि जब एक बंदे का दिल अचानक धड़कना बंद हो जाए, शौक़ की स्टेट है, कार्डियोजेनिक शौक़। एक इंसान का अचानक से इतनी ब्लीडिंग हुई है कि वो ब्लेड टू टच किया है, या उसे बर्न इतना स्वेयर हुआ है कि वो हाइपोवोलीमिया के स्टेट में चला गया है। शॉकिंग, दिस इज़ हाइपोवोलीमिक शॉक। और अगर किसी को इन्फेक्शन ऐसी हुई है कि उसने पूरी बॉडी में स्प्रेड कर गई है और उसने मल्टी ऑर्गन फेल्योर के बायस एट द एंड डेथ करा दिया है। शॉकिंग, यस, दिस इज़ अ सेप्टिक शॉक। इसके अलावा एक और किस्म का शॉक होता है, वो है एक बंदा जा रहा था, बहुत सी मक्खियाँ आईं या भीड़ें आईं और उन्होंने उसे काट दिया, और उसने किया फ़ौरन से, यानी कि जो भीड़ हैं या मक्खियाँ हैं इनके काटने से IgE एंटीबॉडीज़ ने काम किया, और बंदा जो है पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हुई और वो गया एनाफाइलेक्टिक शॉक में, फोर्थ स्टेट, एनाफाइलेक्टिक शॉक। सो दिस इज़ द फोर्थ स्टेट। अब इन्हीं की डिटेल वो बताते हुए कहता है कि जो हाइपोवोलीमिक शॉक जो है ना, सेप्टिक शॉक, इसे स्वेयर सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम भी कहते हैं, सर्स। क्यों? क्योंकि इसमें पूरी जगह पे वो पूरे जिस्म में जगह जगह इन्फ्लेमेशन होगी, और हमें पता है कि इन्फ्लेमेशन के बेसिक फीचर्स क्या हैं, वेसोडाइलेशन, वेसल्स की लीकेज, और जो वीनस ब्लड है उसकी पुलिंग। तो अब इन सब से क्या होगा, जब खून आगे नहीं आएगा, नया पिछला नहीं जाएगा, नया नहीं आएगा, तो सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सेल्स हाइपोक्सिया में जाएंगे, यानी कि शॉक की स्टेट हो जाएगी। राइट। पैथोजेनेसिस ऑफ शॉक में वो कहता है कि ये ज़्यादातर किन में होगा, जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ लोग हैं ना, या फिर जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, या फिर वो जिन्होंने बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो दवाइयाँ खाते हैं तो वो एक्चुअली उनकी बॉडी रेजिस्टेंस, जो माइक्रोब्स हैं वो रेजिस्टेंस डेवलप करते रहते हैं, जो दवाई वो ज़्यादा खाता है, तो इस तरह उन्हें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो जाती है, तो अब उन पर कोई भी दवाई असर नहीं करती, तो ऐसे लोगों में फिर इन्फेक्शन के चांसेस और बढ़ गए। नेक्स्ट इसका वो मैकेनिज़्म एक्सप्लेन करते हुए उससे पहले एक चीज़ और कहता है कि ये जो शॉक है सेप्टिक, ये बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से भी हो सकता है, उसके अलावा नेगेटिव बैक्टीरिया और फंजाई से भी हो सकता है। तो इसलिए हम इसका जो स्पेसिफिक नाम शुरू में होता था एंडोटॉक्सिक शॉक, वो अब नाम ठीक नहीं है। फैक्टर्स जो हैं इसमें एक्टिवेट करते, तो बेसिकली हम इस डायग्राम को देखते हैं कि क्या हुआ। जब भी कोई माइक्रोबाइट्स आया उसके ऊपर था पैम्प्स, यानी कि पैथोजन एसोसिएटेड मोलिकुलर पैटर्न। अब जो सेल बॉडी था इसके टॉल लाइक रिसेप्टर्स ने रिकॉग्नाइज़ किया, ओह ये तो बाहर का बंदा है। उसने कहा भाई यहाँ तो कुछ काम करने की ज़रूरत है। और क्या काम वो सबसे पहले करता है? इन्फ्लेमेशन करता है। वो न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस को बुला लेता है, मोनोसाइट्स को, तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी पाथवे एक्टिवेट हुआ। अब इन्फ्लेमेटरी पाथवे ने आगे क्या किया, दो चीज़ें यहाँ पे देखो। पहली बात ये हमें पता है वो वेसोडाइलेशन, इंक्रीज परमिएबिलिटी कराता है, ठीक है, वही इन्फ्लेमेशन के साइन बाय वही इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 8 वगैरह वगैरह। दूसरी चीज़ ये था उस जगह पे। दूसरा, पूरी जिस्म में जब भी हमें एक भी जगह इन्फेक्शन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो पूरी बॉडी में फीवर होता है, ठीक है, तो अब सिस्टमिक इफेक्ट्स हो रहे हैं। इसके अलावा दिल पे असर हुआ है तो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट होगी, या फिर दूसरी मेटाबॉलिक चेंजेस आएंगी, ठीक है। तो इन्फ्लेमेटरी पाथवे ने बेसिकली इन दो को एक्टिवेट किया। तीसरा, जब पूरी जिस्म में इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाएगी तो जिस्म कहेगा नहीं यार, दिमाग कहेगा भाई ये गलत हो रहा है, तो इतना सीरियस ना लो, रिलैक्स करो, चिल करो। वो कहते हैं हाँ भाई मैं तो सीरियस ले रहा हूँ, तो वो कहता है अपना इम्यूनो सप्रेसिव मैकेनिज़म्स एक्टिवेट कर देता है, जो क्या कहते हैं भाई चिल करो, ठीक है हम चिल करते हैं, और वो सारी इम्यूनिटी साइड पर रख के वो भी चिल करते हैं। तो इससे इम्यूनो सप्रेसिव मैकेनिज़्म एक्टिवेट होता है ताकि मज़ीद इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन ना हो। राइट। नेक्स्ट वो कहता है कि दूसरा जो मैकेनिज़्म है वो है कि अब यही जो है पैम्प्स, इनकी वजह से एक्टिवेट होता है फैक्टर 12। अब एक फैक्टर जब एक्टिवेट होता है तो वो एक्टिवेट करता है अपने और भाइयों को, कहता है आ जाओ भाई आ जाओ। तो जब सारे आते हैं तो प्रोकोएगुलेंट स्टेट आती है। अब वहाँ पे क्लोट बनना ही बनना है, ठीक है। अब ये प्रोकोएगुलेंट जो स्टेट है ये, और साथ में एक दूसरी जो हमने तीसरा अपना फीचर पढ़ना है जिसे हम एंडोथीलियल एक्टिवेशन कहते हैं, तो ये दो तरीके से होती है। एक तो ये कि कम्प्लीमेंट सिस्टम अगर एक्टिवेट हो तो वो भी एंडोथीलियल एक्टिवेशन कराता है,
या फिर वो खुद भी, हमें पता है जो है जब माइक्रोब्स हैं इनकी वजह से एंडोथेलियल इंजरी हो सकती है। तो अब ये एंडोथेलियल जो इंजर्ड होती है वो क्या कराती है, वो क्लोट बनवाती है, ये भी एक्टिवेट करेगी प्रोकोएगुलेंट पाथवे को। इसके साथ साथ वो सिर्फ यही नहीं करेगी, वो एंटीफाइब्रिनोलिटिक को भी एक्टिवेट करेगी, यानी कि कोई और आके उस क्लोट को तोड़ ना सके, वो भी सिस्टम उसने रखा है। तब इन दोनों के नतीजे में क्या होगा, पूरे जिस्म में चूँकि सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट थी, जगह जगह क्लोट्स बनना शुरू हो गए, डिससेमिनेटेड पूरे जिस्म में, इंट्रावेस्कुलर ब्लड वेसल्स के अंदर कोएगुलेशन क्लोट्स बन गए। अब यहाँ पे मज़े की चीज़ यह है कि उन क्लोट्स ने आगे ब्लड सप्लाई रोकी, इन्फेक्शन हुआ, ख़तरनाक चीज़। लेकिन इससे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ ये है कि जितने क्लॉटिंग फैक्टर्स थे, प्लेटलेट्स थे, फाइब्रिन्स थे, वो सब तो यूज़ हो गए। अब इस बंदे को चोट लगती है ना, उसके पास कोई क्लोटिंग मैकेनिज़्म नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं है जो वो इस्तेमाल कर सके, तो उससे क्या होगा, वो ब्लीडिंग होगी तो रुकेगी नहीं, उसको जिस्म पे पट्टीकी बन जाएंगे या फिर एक्केमोसिस हो सकता है, ये सब फीचर्स भी आएंगे, राइट। तो उसने लीड किया DIC की तरफ, जिसने टिश्यू इस्कीमिया कराया और वो रीनल इनसफिशिएंसी और एट द एंड पूरा मल्टी ऑर्गन फेलियर भी लेके जा सकता है, बहुत से ऑर्गन्स को जो है सिस्टम्स को मुतासर कर सकता है। तो अब ये जो चीज़ें हैं इन सब ने जो है सेप्टिक शॉक में इन्वॉल्व हुए। इन 3 बेसिक मैकेनिज़म्स के अलावा, यानी एंडोथेलियल एक्टिवेशन, फैक्टर 8 की वजह से प्रोकोएगुलेंट और इन्फ्लेमेटरी पाथवे के अलावा 2 और पाथवेज हैं, जो क्या है, चौथा पाथवे है मेटाबॉलिक एब्नॉर्मेलिटीज़ होती हैं। अब जनाब ये इसका पीछे क्या है कि जो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस है ना, जिन्होंने इन्फ्लेमेशन कराई है, इनकी एक और बहुत बड़ी साजिश होती है। वो क्या करते हैं, इंसुलिन को कहते हैं भाई बाहर तो बड़ा खतरा है, तुम ना घर में बैठो, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वो इंसुलिन का रिलीज़ कम करते हैं। दूसरा, अब ये इंसुलिन ने जहाँ जहाँ एक्ट करना है उन सेल्स को भी जाके गई, ये जो इंसुलिन है ना, ये बड़ी ख़राब चीज़ है, आपने इससे नहीं मिलना, यहाँ बड़ा खतरा है। तो अब वो लोग भी सारे इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर देंगे। किस तरीके से, GLUT4 रिसेप्टर जो है उनकी फंक्शनिंग मुतासर करके। अब जब इंसुलिन ही नहीं कहीं होगी, वो आए भी तो बेचारी एक्ट नहीं कर पा रही, रेजिस्टेंस आ गई है, तो क्या होगा, जितना भी ग्लूकोज है वो वहाँ पड़ा रहेगा, हाइपरग्लाइसीमिया की स्टेट होगी ऐसे बंदे में। अब ये जो ग्लूकोज है ये फारिग बैठा तो कहता है यार मैं तो कुछ करता हूँ, उसने कहा ओ न्यूट्रोफिल जा रहा है, इधर आ भाई यार क्या करे, चिल करो, तो वो उसको भी चिल कराएगा। तो अब क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स ने फंक्शन नहीं किया तो क्या हुआ, बैक्टीरियाज मारने जाना था उसने, तो वह बैक्टीरिसाइडल एक्शन जो था वो रुक गया। तो अब क्या है, बैक्टीरिसाइडल एक्शन रुक गया। एक तो ये मेटाबॉलिक चेंजेस है। दूसरा वो कहता है कि जैसे ये सेप्टिक शॉक जो है वो शुरू होता है ना, तो जो हमारे एड्रीनल्स हैं वो फ़ौरन से कंपनसेशन शुरू करने के लिए वो क्या करते हैं, स्टीरॉइड्स बनाना शुरू कर देते हैं, राइट। स्टीरॉइड्स भी हमने कहा है कि इम्यूनोसप्रेसिव होते हैं, है ना। तो अब वो जैसे ही एक्यूट स्टेज होती है स्टीरॉइड्स ज़्यादा बनते हैं, लेकिन अगर ये फ़ौरन ठीक ना हो, ये जल्दी इसका इलाज ना करें, वो प्रोग्रेस कर जाए, तो अब स्टीरॉइड्स कम होना शुरू हो जाते हैं। एक तो ये कि अब सेल्स जिन्होंने बनाना था वो थक जा रहे हैं। दूसरी, वाटरहाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम इसकी वो कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हैं एड्रीनल ग्लैंड, ये क्या होता है, इसमें एड्रीनल ग्लैंड के अंदर भी ब्लीडिंग हुई, क्योंकि हमने कहा DIC हुआ तो पूरे जिस्म में क्लोटिंग फैक्टर्स की कमी हो गई। अब एड्रीनल ग्लैंड के अंदर ब्लीडिंग हुई जिसकी वजह से एड्रीनल ग्लैंड का फेलियर हो गया। तो अब जो है वो स्टीरॉइड्स कहाँ से बनाएगा, वो बेचारा खुद वो फेल होके बैठा हुआ है। तो इस सिंड्रोम को कहते हैं वाटरहाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम। खैर, ये जो जितनी भी आफात बर्पा हुई थी इन सब के नतीजे में एट द एंड क्या हुआ है, सेल्स हाइपोक्सिया के स्टेट में चला गया और उसने एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ गया है, यानी कि शॉक हो गया। 5वां मैकेनिज़्म है ऑर्गन डिसफंक्शन का। अब सारी बात है, सारे ऑर्गन्स में ना ऑक्सीजन जा रही है ना न्यूट्रिएंट्स जा रही है, उन बेचारों के जो माइटोकॉन्ड्रिया थे वो फारिग बैठ के थक गए हैं, डैमेज होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, या फिर उन्होंने रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ के ख़िलाफ़ जो काम किया और वो कह रहे हैं नहीं भाई अब नहीं होता, बहुत हो गई। तो इन सब के नतीजे में क्या होगा, ये जो साइटोकाइंस हैं, दिल ने काम करना रोक दिया है कार्डियोजेनिक शॉक में जैसे, तो और जो पूरी जगह वेस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हुई है, एडीमा की तरफ जा रहा है। तो ये जो स्टेट है ना उसे कहते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। और ये जो है सिंड्रोम, अगर ये सिर्फ अभी तक रेस्पिरेटरी सिस्टम मुतासिर हुआ है, फर्दर और ऑर्गन्स को मुतासिर करेगा तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और फाइनली डेथ करा देगी।
कहते ये जो इतनी ये 5 मैकेनिज़्म से तबाहियाँ हुई हैं ना, ये कितनी तबाही हो सकती है ये डिपेंड करेगा इन्फेक्शन किसने कराई। जो माइक्रोब था वो ज़्यादा ख़तरनाक था या कम, जो होस्ट था उसकी इम्यूनिटी अच्छी थी क्या नहीं, उसको कोई और डिजीज़ तो नहीं थी, किस पैटर्न से जो आए, और केयर इसकी क्या है। फ़ौरन एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि ये इन्फ्लेमेशन का मैकेनिज़्म जो है वो रुके। फ्लूइड्स दिए क्योंकि हमने कहा हाइपोवोलेमिक स्टेट हो सकती है। वेज़ोप्रेसर्स दिए क्यों, क्योंकि इन्फ्लेमेशन में पूरी जगह में वेज़ोडाइलेशन हो रही है, तो हमने वेज़ोप्रेसर्स देने हैं ताकि वहाँ पे वेसल्स की कंस्ट्रक्शन हो। और सप्लीमेंटल ऑक्सीजन क्योंकि सेलुलर हाइपोक्सिया इज शॉक, तो वो हमने रिवर्स करना है। इसके अलावा वो कहते हैं कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं बैक्टीरियल एंटीजेंस के जिन्हें सुपर एंटीजेंस कहते हैं। अब ये सुपर एंटीजेंस टी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं जिसकी वजह से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है। अब ये भी क्या है, वही सारे स्टेट कि पूरी जगह में वेज़ोडाइलेशन हो सकती है, सेल शॉक में जा सकता है और डेथ भी हो सकती है। स्टेजेस ऑफ शॉक इम्पॉर्टेंट है और इसमें वो कहते हैं कि ये जो स्टेजेस हैं ये शॉक की सारी टाइप्स में कॉमन है। एक तो इसमें होगी नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज जो शुरू में कम मसला हुआ है। सेकंड है प्रोग्रेसिव स्टेज, अब जो है बॉडी की कंपेंसेशन थक गई है और अब जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ जा रहा है। और थर्ड है इरिवर्सिबल स्टेज, अब इसके बाद आप पेशेंट को बचा भी लो तो फ़ायदा कोई नहीं है क्योंकि एट द एंड उसने मरना ही है या उसका वो जो मल्टी ऑर्गन है वो फेल्योर हो चुका है, राइट। अब डिटेल से बात करते हैं नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज। इसमें जो बॉडी है अपने कंपेंसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट करती है, जैसे कि सिंपैथेटिक सिस्टम। उसने कहा कि भाई देखो जो दिल है, दिमाग है, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, इनकी बड़ी खून की ज़रूरत है। ये तुम स्किन और ये जो तुम हाथ बैठे हो तुम्हारी तो ज़रूरत ही नहीं है, तो इन सब में वो वेज़ो कंस्ट्रिक्शन कर देगा और वाइटल्स में वेज़ो डायलेशन के इन्हें खून पहुँचना चाहिए, भाई ये बहुत ज़रूरी है। तो अब इससे क्या होगा, जो है पूरी स्किन है वो क्या होगी, शोकी, ड्राई, कूल किस्म की स्किन होगी और पीली होगी क्योंकि खून तो वहाँ आ नहीं रहा। लेकिन ये जो है ना सेप्टिक शॉक, उसमें डिफरेंस ये है कि उसमें पूरी बॉडी में वेज़ोडाइलेशन होती है, तो यहाँ पे शुरू में वार्म और फ्लशिंग स्किन होती है, बाकी सब में कूल स्किन थी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, अब ये प्रोग्रेस की है और प्रोग्रेसिव स्टेज में आ गई है। अब क्या होगा, अब वो कहेगा यार ये जो थोड़ा सा खून है ये वाइटल्स को भी मैं कैसे दूं और जो बाकी के ऑर्गन्स हैं वो कितना को बर्दाश्त करें। तो अब क्या होगा, एनारोबिक मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस से क्या होगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड जो है वो वहाँ पे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी के तौर पे एक्ट करेगा, वो मसला कराएगा जो बाकी सारी जगह हैं जहाँ वेज़ो कंस्ट्रिक्शन आपने करा दी हुई है या जहाँ पे वेज़ोडाइलेशन हुई है वहाँ पे भी खून रुका हुआ है, ठीक है। तो अब इन सब से भी हाइपोक्सिया जो है वो वर्सन होगा। और फाइनली इरिवर्सिबल स्टेज, अब तो क्या है कि जो सेल्स हैं वो हाइपोक्सिया के बाद नेक्रोसिस की तरफ जा रहे हैं। अब लाइसोजाइम्स एक्टिवेट हो चुके हैं, उन्होंने एपोप्टोसिस या नेक्रोसिस शुरू कर देनी है। अब मल्टी ऑर्गन फेलियर हो चुका है और अब जी बचाव के कोई इम्कानात नहीं है। अब वो कहते हैं मल्टी ऑर्गन में जैसे मायोकार्डियल जो कंट्रैक्टिलिटी है वो वर्स हो जाएगी, जो जीआईटी है उसमें स्कीमिक बोल हो जाएगा, ठीक है, वो भी मतलब इन्फाक्ट हो गया ना, रीनल फेलियर होगा, उन सब के मसाइल आएंगे। मॉर्फोलॉजी माइक्रोस्कोप में वो कहते हैं जो हाइपोक्सिक इंजरी के फीचर्स हैं ना वही इसमें आएंगे। ये नहीं कि हाइपोपरफ्यूजन खून कम जा रहा है। माइक्रो वेसल्स में, छोटी छोटी वेसल्स में जगह जगह थ्रम्बस बना हुआ है। जब हमने किडनी के ग्लोमेरुलाई को देखा तो उसमें क्या थे, फाइब्रिन है, ठीक है, जो है ना हमारे एड्रीनल ग्लैंड, उसमें जो स्टोर्ड लिपिड था वो सब यूज़ हो गया स्टीरॉइड्स बनाने के लिए, तो एड्रीनल ग्लैंड जो हैं वो लिपिड डिप्लीशन के शिकार थे। इसके अलावा जो हमने लंग खोले तो लंग में देखा कि वहाँ डिफ्यूज़ एल्विलर डैमेज था जिसकी वजह से शॉक लंग की अपीयरेंस हुई। और फाइनली वो एंड करता है इस पॉइंट के साथ जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो हाइपोवोलेमिक और कार्डियोजेनिक के एक जैसे हैं, क्योंकि इनमें देखो खून की कमी हुई है या दिल काम नहीं कर रहा, तो सब में क्या है, हाइपोटेंशन है, पल्स बंदे की बड़ी वीक होगी लेकिन दिल तेज़ तेज़ धक 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 कर रहा होगा। जो उसकी साइडों में वेज़ो कंस्ट्रिक्शन है तो कूल, क्लैमी और साइनोटिक स्किन होगी, जबकि सेप्टिक में हमने कहा है वेज़ोडाइलेशन है, वार्म फ्लैश्ड स्किन होगी। सेप्टिक और कार्डियोजेनिक शॉक, इनका आउटकम बहुत गंदा है और इवन ये जो स्टेट ऑफ आर्ट केयर आखिरी लाइन में है, यानी मोस्ट रिसेंट और न्यू टेक्नोलॉजीज़ भी आप इस्तेमाल कर लें तो भी इसमें बचाव के इम्कानात
कम होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।